हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे पहुँच गए हो तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया है, उसके बाद आप उनके सॉल्यूशंस देखने को यहाँ पहुँचे हो। हम चला रहे हैं फिलहाल हमारा ये 100 डेज क्वेश्चन चैलेंज सीरीज, जिसमें अब तक आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं। मेरे हिसाब से लगभग 350 से 400 क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। अगर आपने नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि हमारे इस आईआईटी जैम के एग्जाम में बच्चों 100 में से जो 50 मार्क्स है, इसका वेटेज सिर्फ एमसीक्यूज का होता है। तो एमसीक्यूज आप लोगों को डेली करवाए जा रहे हैं यहाँ पे, तो ज़रूर आप लोग जाके उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, सॉल्व करके देखें क्या है उनके आंसर्स, खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही आप इन सोल्यूशंस को रेफर करें। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या था। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट एसे, इसको हम लोग एम्सा भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट एसे। तो जो एम्सा है इसको परफॉर्म किया जाता है टू डिटेक्ट व्हाट। इस एम्सा से हम लोग क्या डिटेक्ट करते हैं? पार्ट ऑफ जीन सीक्वेंस दैट एनकोड प्रोटीन्स। क्या आप जीन सीक्वेंस पता करते हो? नहीं। पार्ट ऑफ जीन सीक्वेंस दैट आर इंट्रॉन्स, मतलब नॉन कोडिंग रीजन है, ये पता करते हैं? नो। डीएनए और आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, तो भैया प्रोटीन प्रोटीन तो नहीं पता करते हैं, पर हाँ डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है या आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन है, ये हम लोग एम्सा से जरूर पता करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट एसे, हमारा जीनोम है, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, क्या उसको प्रोटीन आके इंटरैक्ट करता है? क्या उसको प्रोटीन आके इंटरैक्ट करता है? यस और नो। तो ये चीज़ है बच्चों, हम लोग इस मेथड एम्सा से इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं बाय दिस इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट एसे। रेजिस्टेंस जीन्स फाउंड इन द कॉमनली यूज्ड क्लोनिंग वेक्टर PBR322। PBR322 का मतलब क्या है? तो P का मतलब होता है प्लाज्मिड द वेक्टर, BR का मतलब होता है बॉलीवर एंड रॉड्रिगेज। ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की है, ठीक है। तो ये जो हमारा PBR322 जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर है, इसमें कुछ रेजिस्टेंस जीन पाए जाते हैं। अगर हमें कंफर्म करना है कि क्या सच में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी वेक्टर में इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम इन रेजिस्टेंस जीन्स का सहारा लेते हैं। हम देखते हैं कि भाई क्या सच में हमारे जीन तक रेजिस्टेंस वाला जो प्रॉपर्टी है वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो हर वेक्टर की खास बात होती है कि सब में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस का जीन होना चाहिए। पूछा गया है इस वेक्टर में कौन से होते हैं, तो यहाँ पे होता है बच्चों टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, ठीक है, एंड एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट। तो इनको हम कुछ इस तरीके से रेफर करते हैं, ठीक है। तो अगर हमको चेक करना है कि सक्सेसफुल इंसर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या वह इंसर्शन ऑर्गेनिज्म में गया है कि नहीं गया है, तो ऐसे केसेस में ये सारी चीज़ें हमको बहुत काम आती है, ठीक है। कभी कभी इनके बीच में रेस्ट्रिक्शन साइट रहता है, तो अगर जीन इंसर्ट होगा तो ये रेजिस्टेंस चला जाता है। कुछ के बीच साइट नहीं रहता है, तो भाई वो रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म बाद में एक्वायर करता है। तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन एंड दी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये हमको पाए जाते हैं इन दिस वेक्टर PBR322। कैप्सिड क्या होता है? केमिकल मॉडिफिकेशन एट दी 5' एंड ऑफ मोस्ट यूकैरियोटिक mRNA, नहीं, उसको हम बोलते हैं 5' कैपिंग। नॉट माय आंसर, है ना। डीएनए बाइंडिंग साइट फॉर दी कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, भाई उसको हम कैप साइट बोलते हैं। ऑप्शन सारे के सारे दे दिए जो कैप के आसपास आते हो, है ना। कैप साइट जहाँ पे कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन आके बाइंड होता है वो कैप साइट होता है, कैप्सिड नहीं होता है। प्रोटीन कोट दैट सराउंड्स द डीएनए और आरएनए जीनोम ऑफ वायरस, ये सही बात है। वायरस का जो जीनोम है, फिर चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, उस जीनोम के आसपास में बच्चों जो प्रोटीन का कोट रहता है ये कैप्सिड का बना होता है। ये जो कैप्सिड रहता है ना, दिस इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर्स जो होते हैं ये कुछ इस तरीके से ब्लॉक्स होते हैं और इनसे मिलके एक पूरा कोट बनाया जाता है। और अगर इस कोट के बाहर एक लिपिड एनवेलप है तो वो कहलाते हैं एनवेलप्ड वायरस। ऐसे वायरस जिनमें कैप्सिड आउटर मोस्ट लेयर रहता है वो कहलाता है नॉन एनवेलप्ड वायरस।
तो कैप्सिड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स, कैप्सोमियर्स प्रोटीन कोट है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही बात है। कैप्सोमियर्स बनाने के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जो होता है प्रोटीएज। तो प्रोटीएज इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दी कैप्सोमियर्स। तो प्रोटीन से हम बनाएंगे, प्रोटीएज से हम बनाएंगे कैप्सोमियर्स, जिससे बनेगा कैप्सिड। तो प्रोटीएज इनिबिटर्स भी एक तरीके के एंटीवायरल एजेंट्स हैं। एंटीवायरल एजेंट्स, एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं हमारे ये वाले पर्टिकुलर कैप्सोमियर्स, सॉरी प्रोटीएज इनिबिटर्स जो होते हैं वो हमारे एंटीवायरल एजेंट्स में आते हैं। अगला सवाल, which of the following component is not essentially required for in vitro molecular cloning technique? ओके, तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट है इसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अगर हमको इन विट्रो मॉलिक्यूलर क्लोनिंग टेक्निक करवानी है तो कौन सा कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट हमको नहीं होगी। तो क्या करवाना है, क्लोनिंग करवानी है, हमको उसके कॉपीज बनाने हैं, तो लाइगेज चाहिए होगा ज्वाइनिंग के लिए, प्लाज्मिड चाहिए होगा, है ना। प्लाज्मिड तो भाई हमारा वेक्टर है, हमारा व्हीकल है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो इक्वल या फिर हम बोल सकते हैं प्रॉपर कट्स लगाएगा ताकि नॉर्मल एंड्स जनरेट हो सके। अगर हमको चाहिए है स्टिकी एंड्स तो दोनों एंड्स हमारे स्टिकी जनरेट हो। अगर हमें चाहिए है ब्लंट एंड्स तो दोनों एंड्स ब्लंट ही होने चाहिए। तो कौन सा कंपोनेंट है जो रिक्वायर्ड होता है फॉर द मॉलिक्यूलर क्लोनिंग टेक्निक बच्चों, तो हम लाइगेज, प्लाज्मिड, एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे, बट टोपोआइसोमरेज का इस्तेमाल नहीं किया। टोपोआइसोमरेज हम इन विवो यूज करते हैं फॉर दी रेप्लिकेशन एंड दी ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म। तो ऑप्शन नंबर 2 सही बात है क्योंकि इसको हम लोग क्लोनिंग में तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। व्हाट इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेचुरल फंक्शन क्या है? एक बैक्टीरिया के पास में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों रहता है, क्यों चाहिए है उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? तो बैक्टीरिया के पास में बच्चों उसके पास में कोई इम्यून सिस्टम तो नहीं है, उसके पास अडेप्टिव इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ऐसे उसके पास में कुछ इम्यूनिटी नहीं है, बी सेल टी सेल नहीं होता है। तो अगर एक बैक्टीरिया के अंदर कोई बैक्टीरियोफाज एंटर करे, उसका जीनोम एंटर कर ले, तो बैक्टीरिया क्या करता है, अपने पास का अपना एक ही डिफेंस सिस्टम चलाता है और वो ये होता है कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रहते हैं और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं, तो जो भी इन्वेडिंग वायरस का जीन रहता है उस जीन को कट करते हैं। ओके, तो बैक्टीरिया के पास जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है उनका जो नेचुरल फंक्शन है वो क्या है, वो ये होता है दैट दे विल क्लीव द डीएनए ऑफ इन्फेक्टिंग वायरस। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 सही बात है। 2 है कि प्रोटेक्टिंग बैक्टीरिया बाय क्लीविंग देयर ओन डीएनए, खुद के डीएनए को कट करेगा तो प्रोटेक्ट कैसे करेगा? प्रोटेक्टिंग बैक्टीरिया बाय मिथाइलेशन ऑफ देयर ओन डीएनए। देखो मिथाइलेशन तो फॉर श्योर होता है पर उसको करवाता है डैम मिथाइलेज। द नेम ऑफ द एंजाइम इज डैम मिथाइलेज, जो परफॉर्म करवाएगा मिथाइलेशन, ना कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये बात गलत है। प्रोटेक्टिंग बैक्टीरिया बाय मिथाइलेटिंग द डीएनए ऑफ इन्फेक्टिंग वायरस नहीं, वो इन्फेक्टिंग वायरस के डीएनए को मिथाइलेट नहीं करता बल्कि उसको कट करता है, उसको ब्रेक करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 दैट इज क्लीविंग ऑफ द डीएनए ऑफ वायरस, ये बिल्कुल सही बात है। चलो, सो आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर टू एवरीवन। ओके, अगर आपको आईआईटी जाम क्वालिफाई करना है तो आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस सॉल्व करने आने चाहिए, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो एमएसक्यू हो, चाहे वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो। तो बच्चों फिलहाल तो आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवा रहे हैं 100 डेज एवरी डे 5 क्वेश्चन, तो 500 क्वेश्चंस आप लोगों को यूं ही प्रैक्टिस करने मिल रहा है। द टाइम विच यू स्पेंड ऑन एनी अदर ऐप जस्ट स्क्रोलिंग, माइंडलेस स्क्रोलिंग करते हो तो आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप वही 10 मिनट भी अगर आपने यहाँ पे आके स्पेंड किया टू सॉल्व दीज 5 क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी दे विल बी वेरी मच यूजफुल टू यू ऑल। 500 क्वेश्चंस ऑफ वेरी गुड लेवल आपको मिल रहा है हमारी वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद में उन्हीं क्वेश्चंस का डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन आप लोगों को हमारे वाईटी चैनल पे मिल रहा है। तो क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचें। मैं आपको जो बार बार फोकस करा रही हूँ, एम्फेसाइज करवा रही हूँ कि क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। क्यों? क्योंकि जब आप खुद से ट्राई करते हो और आपको सही आंसर मिलने लगता है तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अगर आप आंसर सॉल्व करो गलत हो जाए तो आपको समझ में आता है कि मुझे हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, मुझे
स्मार्टली प्ले करना है, जिसको लेके हम श्योर है उसी को सॉल्व करें, जिसको नहीं आता उसको नहीं सॉल्व करें। तो ये सारी चीज़ें आप लोग खुद के बारे में कब सीखोगे, जब आप लोग क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करोगे और खुद से ट्राई करोगे। तो आपको विजिट करना है हमारी वेबसाइट पे ifasonline.com और वहाँ आपको जाना है बच्चों IIT JAM के बायोटेक्नोलॉजी के सेक्शन में। वहाँ पे लर्न फ्री में जाके अंडर द स्कॉलरशिप टेस्ट आपको लाइन से सारे टेस्ट मिल जाएंगे, जाके आप ज़रूर उनको सॉल्व करें। आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर टू एवरीवन। हैव अ ग्रेट डे एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग।